new video. Let us compare between the prokaryotic and eukaryotic cell. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बैक्टीरियल सेल अलग होता है और हमारा प्लांट और एनिमल सेल अलग होता है, उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। उसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन जो हमारा प्लांट और एनिमल सेल था वो यूकैरियोटिक सेल था, क्योंकि उसमें एडवांस न्यूक्लियस था, मतलब ट्रू न्यूक्लियस था। जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड था। सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। वैसे ही एडवांस न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। डायामीटर कितना होगा प्रोकैरियोटिक सेल का? 1 to 10 नैनोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का 10 से 100 नैनोमीटर। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या तो मल्टीसेल्युलर। मोस्टली प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, ये सारे के सारे ए सेल्यूलर है, मतलब इनके पास कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ये इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि अपन नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इनको माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना होगा। वायरस जो है कुछ जेनेटिक मटेरियल उनमें प्रेजेंट होता है और एक प्रोटीन का कोड रहता है, लेकिन वायरॉइड्स में प्रोटीन का कोड नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे वायरस और वायरॉइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कोड होता है, वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके आसपास कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है। और जो प्रायॉन्स होते हैं उनमें प्रोटीन एकदम फोल्डेड रहता है, ठीक है, मिसफोल्डेड रहता है और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। तो ये वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बीच का डिफरेंस हो गया। यूकैरियोटिक सेल में कुछ फाइन फाइबर्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेल को मेंटेन करने का काम करता है और सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है और इंटरनली पूरा ट्रांसपोर्टेशन करता है। सीधी सीधी बात है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक जाली जैसा कुछ होता है जो सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है, ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। और जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तभी आपको साइटोस्केलेटन दिखेगा। साइटोप्लाज्म में स्टार्च स्टोर रहता है प्लांट सेल में, या फिर क्रिस्टल्स स्टोर रहते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट या सिलिका के, और उनको बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। तो अगर वर्ड है सेल इंक्लूजन्स, तो बेसिकली सेल इंक्लूजन्स स्टोर्ड मटेरियल है, और क्या स्टोर होगा? या तो स्टार्च स्टोर होगा या फिर सिलिका या फिर कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोर होगा। की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब जो सेल के कंपार्टमेंट्स हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें पता है कि एक सेल सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो भी जरूरी है, किसके लिए? उस सेल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका काम होता है न्यू मटेरियल्स को बिल्ड करना, पुराने मटेरियल्स को, वेस्ट को रिमूव करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, और ये सारे फंक्शंस, मटेरियल बनाना, रिमूव करना, एनर्जी देना, सेल को क्लीन करना, सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स। और ये सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और ओवरऑल सेल की फंक्शनिंग को प्रॉपर करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो कि हेल्प करती हैं एक स्पेसिफिक काम करने में, और वो अपना पार्ट निभाती हैं, वो अपना जॉब निभाती हैं ताकि सेल अपना ओवरऑल फंक्शन शो कर सके। Let us explore the specialized structure inside the cell. सबसे पहला specialized structure, nucleus, the house of coded instructions. मतलब nucleus एक घर है
जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस सेव हैं और हमारा सेल उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और हम एज अ रिजल्ट हैं उस इंस्ट्रक्शन के। तो आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बेसिकली एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें थोड़ा शिफ्ट हो जाता है सेल वॉल के तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन के तरफ, क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। न्यूक्लियस में डबल लेयर होती है, 2 कवरिंग होती है जिनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक बाहर की तरफ कवरिंग होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक अंदर की तरफ कवरिंग होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक साथ मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कवरिंग है, 2 होती हैं, दोनों कवरिंग मिलके बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप, डबल लेयर्ड होती है। और इस न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, कुछ छेद पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का काम होता है इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाना और साइटोप्लाज्म से चीजों को ट्रांसफर कराना न्यूक्लियस के अंदर। तो बेसिकली एक्सचेंज में और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में हेल्प करते हैं न्यूक्लियर पोर। ध्यान से सुनेंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 प्रेजेंट होती है, आउटर बाहर की तरफ, इनर अंदर की तरफ। दोनों आउटर प्लस इनर मिल के बनाती है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ पोर्स पाए जाते हैं, बीच बीच में न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यूस नहीं होती, बीच बीच में गैप होता है, उन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कराते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, ये आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर में एक राउंड बॉडी जैसा प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज अ रीजन वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा चुका है कि जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। और जब ये सिंथेसाइज हो जाते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर तो ये फिर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एक लार्ज और एक स्मॉल यूनिट के फॉर्म में, और फाइनली बनाते हैं राइबोसोम। मतलब राइबोसोम जो है ना वो 2 सब यूनिट से बना हुआ है, एक छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट। तो ये छोटी और बड़ी दोनों सब यूनिट कहाँ सिंथेसाइज होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर पे सिंथेसाइज होती है। और जब ये साइटोप्लाज्म में रिलीज होती है तो ये छोटी और बड़ी सब यूनिट एक साथ अटैच होती हैं और मिल के बनाती हैं राइबोसोम। तो इसलिए हम न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये राइबोसोम के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम विच आर विजिबल रॉड शेप व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम रॉड शेप का दिखता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, अदरवाइज वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा? एकदम अनकॉइल्ड होगा, लूजली पैक्ड होगा, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। लेकिन जब सेल डिवाइड होने लगेगा तो जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो हो जाएगा थिक, कॉइल्ड और टाइटली पैक्ड, ठीक है। ये फर्क है डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल के क्रोमोसोम में। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कंटेन करता है फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसकी पास होने की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। जो हमने इनहेरिटेड किए हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमको कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, वो सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन पास होती है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम की मदद से ही। जैसे आपको बोला जाता है ना, अरे आप तो अपने पापा जैसे दिखते हो, आप तो अपनी मम्मा जैसे दिखते हो, वो इसलिए क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से क्रोमोसोम रिसीव किए हैं और वो क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन थी कैरेक्टर्स की जो कि पास हुई हमारे पेरेंट्स से हमारे में, मतलब फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। हम भी व्हेन वी विल बी पेरेंट्स देन वी विल पास दिस इंफॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। और किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास होती है? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड,
क्रोमोसोम डीएनए से बने हैं और प्रोटीन से बने हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, तो आप लिखेंगे कि क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है और डीएनए मॉलिक्यूल की फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम किससे बना है, तो याद रखिएगा डीएनए और प्रोटीन से बना है। डीएनए सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और डीएनए की फंक्शनल यूनिट है जीन। ठीक है। और अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो डीएनए जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर सेल डिवाइड होने वाला होगा तो जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल है वो अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिखाएगा जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा मैच्योर रेड ब्लड सेल, तो उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो इन्यूक्लिएटेड है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से उनको एक स्पेस मिल जाता है काहे के लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। हीमोग्लोबिन जो हमारा HB है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। और हमारे रेड ब्लड सेल रेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स जिनका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र कराना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, और वो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं जो कि ऑक्सीजन से बाइंड होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए अपने सेल के अंदर और फास्टर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ताकि वो डिवाइड ना कर सकें और वो अपने आप को रिपेयर ना कर सकें, कुछ नहीं करते हैं। बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उनका, लगभग 120 डेज ही सर्वाइव कर पाते हैं। और उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है बिकॉज उनको स्पेस चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का। इसलिए वो सेल्स जो हैं ना डिवाइड करते हैं ना अपने आप को रिपेयर करते हैं और उनका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है बिकॉज उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उनका डीएनए जो है वो सर्कुलर मॉलिक्यूल के जैसे प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऐसा लगता है कि बस एक छोटा सा सर्कल जैसे चाउमीन पड़ी। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड कमेंट।